Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 9th January 2022 and today's important MCQs for upcoming nursing recruitment exams are: first question, the umbilical cord contains, umbilical cord में क्या पाया जाता है? ऑप्शन ए 2 arteries 1 vein, ऑप्शन बी 1 artery 1 vein, ऑप्शन सी 2 arteries 2 veins, ऑप्शन डी 1 artery 2 veins. याद रखिएगा, अम्बिलिकल कॉर्ड जो है फीटस के अम्बिलिकल से निकलकर प्लेसेंटा से अटैच्ड रहती है. इस अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा ही बच्चे और मदर के बीच में, बच्चे और प्लेसेंटा के बीच में गैसियस न्यूट्रिशन, गैसियस एक्सचेंज और न्यूट्रिशन का एक्सचेंज हो पाता है, जो कि बच्चे की ग्रोथ और प्रोटेक्शन के लिए आवश्यक माना जाता है. इस अम्बिलिकल कॉर्ड में कुल कितनी आर्टरी और कितनी वेन्स होती हैं, ये आपको बताना है. द राइट आंसर इज ऑप्शन ए. अम्बिलिकल कॉर्ड में कुल 2 आर्टरीज और 1 वेन होती हैं. याद रखिएगा, अम्बिलिकल कॉर्ड में कुल 2 आर्टरीज और 1 वेन होती है. Question number 2. The doctor has ordered 500 ml 5% dextrose to be administered for 5 hours. It should be administered using burette set. The nurse has to set the drops per minute to deliver the appropriate amount. Calculate the flow rate. आपको इस क्वेश्चन में फ्लो रेट कैलकुलेट करनी है. आपको किसी पेशेंट को ब्यूरेट सेट का इस्तेमाल करते हुए 5 घंटे में 500 ml डेक्सट्रोस एडमिनिस्टर करना है. तो किस रेट से आप इस क्लाइंट को फ्लूइड देंगे कि ये 500 ml फ्लूइड 5 घंटे में पेशेंट को डिलीवर हो जाए? आपके ऑप्शंस हैं: ऑप्शन ए 100 माइक्रोड्रॉप्स पर मिनट, ऑप्शन बी 80 माइक्रोड्रॉप्स पर मिनट, ऑप्शन सी 100 मैक्रोड्रॉप्स पर मिनट, या फिर ऑप्शन डी 80 मैक्रोड्रॉप्स पर मिनट. नर्सिंग एग्जाम्स में फ्लूइड कैलकुलेशन से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आपको फ्लो रेट का काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है. जब भी आपको किसी भी क्वेश्चन में फ्लो रेट कैलकुलेट करनी हो तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला का इस्तेमाल करना होगा, जो कि है, सबसे पहले आपको टोटल फ्लूइड जो है उसे लिखना है. उसके बाद इसे ड्रॉप फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है और अपॉन में आपका जो टाइम है वो आवर्स में आएगा और इसे मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे. इस फॉर्मूला को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आपके रिवीजन के लिए. फ्लूइड इज मल्टीप्लाइड बाय ड्रॉप फैक्टर अपॉन आवर्स मल्टीप्लाइड बाय 60. इस फॉर्मूला के अंदर हम वैल्यूज को रखेंगे और अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. देखिएगा, सबसे पहले हमारे पास जो टोटल अमाउंट ऑफ फ्लूइड है वो है 500 ml. इस फ्लूइड को हमें ब्यूरेट सेट के द्वारा पेशेंट में एडमिनिस्टर करना है और ब्यूरेट सेट के द्वारा हम जानते हैं कि 60 ड्रॉप को ड्रॉप फैक्टर माना जाता है. अगर आप ब्यूरेट सेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर ड्रॉप फैक्टर 60 होता है, जो कि फिक्स है, आपको इसे याद रखना होगा. अब इसे हमें 5 घंटे के अंदर एडमिनिस्टर करना है, तो इस 5 आवर्स के समय को हमें मिनट्स में कन्वर्ट करना होगा. इसके लिए हम 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अब देखिएगा, इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो जो रिजल्ट है वो आपको मिलेगा 100.
यानी कि अगर हम किसी क्लाइंट को 500 ml फ्लूइड ब्यूरेट के द्वारा 5 घंटे में एडमिनिस्टर करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें जो रेट है फ्लो की वो 100 ड्रॉप्स पर मिनट सेट करनी पड़ेगी। याद रखिएगा 100 माइक्रो ड्रॉप्स पर मिनट सेट करनी पड़ेगी। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। यहाँ पर एग्जामिनर ज़्यादातर तो क्वेश्चन के साथ ही ड्रॉप फैक्टर्स को दे देता है, लेकिन अगर कभी एग्जाम में ड्रॉप फैक्टर्स ना दिए हों जैसे कि इस क्वेश्चन में था, तो आपको इन 3 कॉमन वैल्यूज़ को हमेशा याद रखना है जिससे कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर मान लीजिए आप किसी क्लाइंट को ब्लड सेट के द्वारा ब्लड एडमिनिस्टर कर रहे हैं, फ्लूइड एडमिनिस्टर कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो ड्रॉप फैक्टर है वो 10 ड्रॉप्स पर मिनट माना जाएगा। आप किसी रेगुलर सेट के द्वारा अगर फ्लूइड एडमिनिस्टर कर रहे हैं जो कि कॉमनली आप इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर 15 ड्रॉप्स पर मिनट माना जाता है ड्रॉप फैक्टर। और माइक्रो ड्रिप जिसे आप ब्यूरेट सेट भी कह सकते हैं, वहाँ पर 60 ड्रॉप्स पर मिनट को ड्रॉप फैक्टर के रूप में माना जाता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 3, a characteristic of infants and young children who have experienced maternal deprivation is। अगर किसी बच्चे में मैटरनल डिप्रीवेशन हो जाए यानी मदर की मृत्यु हो जाए या बच्चा किसी वजह से मदर से दूर हो जाए, तो इस सिचुएशन में इन्फेंट या यंग चिल्ड्रन पर कौन सा कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हो सकता है। सबसे पहला ऑप्शन है टेंडेंसी टुवर्ड्स ओवर रिएक्टिंग, ऑप्शन बी रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुलाई, ऑप्शन सी प्रोनेस टू इलनेस, ऑप्शन डी एक्सट्रीम एक्टिविटी। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अगर कोई इन्फेंट मदर से दूर हो जाता है या उसकी मदर की मृत्यु हो जाती है तो इस बच्चे में प्रोनेस टू इलनेस देखा जाता है, यानी कि इस बच्चे का जो शरीर है उसमें डिजीज़ होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि मदर के ना होने से जो नेचुरल एंटीबॉडीज़ का ट्रांसमिशन होता है मदर द्वारा वो नहीं हो पाता बेबी में, तो वहाँ पर बच्चे में डिजीज़ डेवलप होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहती है। सो याद रखिएगा मैटरनल डिप्रीवेशन के बाद प्रोनेस टू इलनेस देखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं उसके बाद ऑप्शंस को डिस्कस करेंगे। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू फॉर वुमेन विथ ब्रीच प्रेजेंटेशन एट टर्म सीकिंग वेजाइनल डिलीवरी एक्सेप्ट। क्वेश्चन को हमेशा पूरा पढ़ें और आखिरी वर्ड यदि एक्सेप्ट है तो क्वेश्चन पर ज़्यादा गौर करें। आपको बताना है कि एक ऐसी वुमेन जिसमें ब्रीच प्रेजेंटेशन है, ब्रीच प्रेजेंटेशन का मतलब होता है बच्चे का जो बटक्स है वो वेजाइना की साइड है, यानी बटक्स फर्स्ट प्रेजेंटेशन है, हेड जो है ऊपर की तरफ है। सो इस सिचुएशन में ये वुमेन वेजाइनल डिलीवरी चाहती है, तो इसके लिए कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए कहता है डायग्नोसिंग ब्रीच प्रेजेंटेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन लेबर इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड टू वेजाइनल ब्रीच डिलीवरी। जैसे ही लेबर के दौरान ये आइडेंटिफाई हो जाए कि जो बच्चा है वो ब्रीच प्रेजेंटेशन में है, तो इस सिचुएशन में आपको वेजाइनल डिलीवरी नहीं करवानी चाहिए। ये पहला ऑप्शन है आपका। सेकंड ऑप्शन कहता है कंटिन्यूअस इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटरिंग, फीटल हार्ट रेट मॉनिटरिंग शुड बी ऑफर्ड टू वुमेन विद ब्रीच प्रेजेंटेशन इन लेबर। लेबर के दौरान यदि ब्रीच प्रेजेंटेशन है तो बच्चे को इलेक्ट्रॉनिक फीटल हार्ट मॉनिटरिंग प्रोवाइड करवानी चाहिए। ऑप्शन सी कहता है वेजाइनल ब्रीच डिलीवरी शुड बी कंडक्टेड इन प्रेजेंस ऑफ पर्सन स्किल्ड इन द
ऑफ लेबर विद ब्रीच प्रेजेंटेशन। ब्रीच प्रेजेंटेशन के केस में जो बच्चे की डिलीवरी है वो किसी ट्रेंड स्टाफ स्किल्ड पर्सन के द्वारा करवानी चाहिए अगर वो वेजाइनल डिलीवरी चाह रहा है तो। ऑप्शन डी कहता है वेजाइनल ब्रीच डिलीवरी शुड बी टेकन प्लेस इन हॉस्पिटल वेयर फैसिलिटीज फॉर एमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन अवेलेबल। अगर ब्रीच प्रेजेंटेशन है और आप वेजाइनल डिलीवरी चाह रहे हैं तो ये हमेशा ऐसी जगह पर होना चाहिए जहां पर इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन की फैसिलिटीज अवेलेबल हो। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही नहीं है फॉर द ब्रीच प्रेजेंटेशन। आप चाहें तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं और फाइनली अपने कितने क्वेश्चंस को सही किया है अपने मार्क्स को एनालाइज कर सकते हैं। इट्स लाइक अ टेस्ट फॉर यू। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। यहां पर ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट माना जाएगा। ऑप्शन सी कहता है vaginal breech delivery should be conducted in presence of a person skilled in conduct of labor with breech presentation। vaginal delivery कभी भी कितना भी स्किल्ड पर्सन हो उसकी प्रेजेंस में आप नहीं करवा सकते। इसके लिए ज़्यादातर तो ब्रीच प्रेजेंटेशन के केस में बटक्स फर्स्ट प्रेजेंटेशन के केस में वेजाइनल डिलीवरी को हम कॉन्ट्रा इंडिकेटेड मान लेते हैं। लेकिन अगर फिर भी आप करवाना चाहते हैं तो आपको उस जगह पर वेजाइनल डिलीवरी के लिए प्रयास करने की अनुमति होती है जहां पर इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन करवाने की फैसिलिटी अवेलेबल हो। इसके अलावा लेबर के दौरान जब ब्रीच प्रेजेंटेशन आइडेंटिफाई हो जाता है तो बच्चे को फीटल हार्ट रेट मॉनिटर प्रोवाइड करवाया जाता है ताकि उसकी कंडीशन को हम कंटिन्यूअसली मॉनिटर कर सकें। सो ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, while assessing a patient's cranial nerve, the nurse asked the patient to raise eyebrows, smile, and show the teeth to assess which cranial nerve। As a nurse, आप किसी पेशेंट को आईब्रोज को ऊपर करने के लिए, स्माइल करने के लिए और अपने टीथ शो करने के लिए कहते हैं। ऐसा करके आप कौन सी क्रेनियल नर्व की फंक्शनिंग को असेस कर रहे हैं? ऑप्शन ए क्रेनियल नर्व नंबर 6, 7, 8 या 5। इन सभी इंटरवेंशन के द्वारा कौन सी नर्व का एग्जामिनेशन किया जा रहा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। यहां पर हम क्रेनियल नर्व नंबर 7 का असेसमेंट कर रहे हैं। क्रेनियल नर्व नंबर 7 को आप फेशियल नर्व के नाम से भी जानते हैं और इसके लैबिरिंथ सेगमेंट में ये सभी फाइंडिंग्स या इंटरवेंशन दी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 6, which age related change should the nurse consider when formulating a plan of care for an older adult? किसी ओल्ड पर्सन के लिए केयर प्लान बनाते समय एज अ नर्स आप किस एज रिलेटेड चेंज को ध्यान में रखेंगे? ओल्ड एज में कौन सी फाइंडिंग देखी जाती है जिसे ध्यान में रखकर आप केयर प्लान बनाएंगे? सेलेक्ट ऑल दैट मे अप्लाई। ऑप्शन 1 डिफिकल्टी इन स्वेलविंग। ओल्ड पर्सन को खाना निगलने में, स्वेलो करने में दिक्कत आती है। ऑप्शन 2 इंक्रीज सेंसिटिविटी टू हीट। बूढ़े लोग हीट के लिए काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, यानी उन्हें थोड़ी भी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती। ऑप्शन 3 इंक्रीज्ड सेंसिटिविटी टू ग्लेयर। अगर बूढ़े लोगों को कोई तेज रोशनी अगर
उनके आइज पर डाली जाए तो उन्हें तकलीफ होती है। ऑप्शन 4, डिमिनिश्ड सेंसेशन ऑफ पेन, ओल्ड पर्सन्स को पेन सेंसेशन काफ़ी कम हो जाता है। ऑप्शन 5, हाइटेंड रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, वो छोटी से छोटे स्टिमुलाई को हल्के से हल्के स्टिमुलाई के लिए बहुत ही ज़्यादा रेस्पॉन्सिव होते हैं। इन पांचों में से कौन सा एज रिलेटेड चेंज को ध्यान रखना है आपको उन लोगों के लिए केयर प्लान बनाते समय? बेसिक बट इंपॉर्टेंट। The right answer is option 3 and 4. Option 3 and 4 is the correct choice. आइए वन बाय वन सभी ऑप्शंस को डिस्कस करें। डिफ़िकल्टी इन स्वेलविंग, आप अपने आसपास मौजूद ओल्ड पर्सन्स को देखिए। क्या मैक्सिमम ओल्ड पर्सन्स को फूड एनगल्फ करने, खाना निगलने में दिक्कत होती है? नहीं, ऐसा नहीं है। सो ऑप्शन 1 इज इनकरेक्ट। ऑप्शन 2 कहता है इंक्रीज सेंसिटिविटी टू हीट। ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बूढ़े लोगों में हीट नहीं कोल्ड के लिए सेंसिटिविटी बढ़ती है। आपने देखा होगा कि जो बुजुर्ग लोग हैं उन्हें ठंड बर्दाश्त करने में प्रॉब्लम होती है, गर्मी तो वो फिर भी बर्दाश्त कर पाते हैं। सो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ऑप्शन 3 कहता है इंक्रीज सेंसिटिविटी टू ग्लेयर। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। जैसे जैसे एज बढ़ती है हमारी जो आइज़ की प्यूपिलरी मसल्स हैं वो ओल्ड होती जाती हैं, प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाती, और हमारी जो प्यूपिल का साइज़ है वो भी काफ़ी स्मॉल हो जाता है, और जो प्यूपिल को रेगुलेट करने वाली जो मसल्स हैं उनमें भी स्टिफनेस आ जाती है, जिसकी वजह से जो ग्लेयर के लिए सेंसिटिविटी है काफ़ी बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि जो बूढ़े लोग हैं तेज रोशनी को बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनकी आंखें खुलती ही नहीं है, उन्हें बहुत तकलीफ होती है। सो इंक्रीज सेंसिटिविटी टू ग्लेयर इज द फाइंडिंग दैट यू विल सी इन ओल्ड एज पेशेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिमिनिश्ड सेंसेशन ऑफ पेन। बिल्कुल सही बात है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो बूढ़े लोगों में पेन को असेस करने वाली क्षमता कम हो जाती है, यानी उन्हें जल्दी से पेन फील नहीं होता। सो ये चीज़ बिल्कुल सही है। इसके अलावा ऑप्शन 5 है हाइटेंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। ऐसा नहीं है, बूढ़े लोगों में ओल्ड पर्सन्स के अंदर जो थोड़ा बहुत स्टिमुलाई अगर उन्हें दिया जाए तो उन्हें फील नहीं होता, वो उन्हें सेंसिटिव नहीं होते इस स्टिमुलाई के लिए। सो ऐसा कहना भी गलत है। हम यहाँ पर कह सकते हैं कि लोवर्ड रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई ओल्ड एज में देखा जाता है। पेन से रिलेटेड एक चीज़ और भी याद रखिएगा, जो ओल्ड एज पर्सन्स होते हैं उन्हें ना तो जल्दी से गर्म ठंडे का महसूस होता है, ना ही दर्द का अनुभव होता है। सो अगर उन्हें थोड़ा बहुत भी कहीं पर पेन या महसूस होता है तो तुरंत हमें डॉक्टर की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है कोई सीवियर कंडीशन वहाँ पर डेवलप होने वाली हो। सो ऑप्शन 3 and 4 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ वुमन यूजिंग डायफ्राम फॉर कॉन्ट्रासेप्शन should be instructed to leave it in place for at least how long after intercourse? एक वुमेन जो कि कॉन्ट्रासेप्शन का डायफ्राम मेथड इस्तेमाल कर रही है, इस वुमेन को इंटरकोर्स करने के बाद इस डायफ्राम को कम से कम कितने समय तक इंसर्ट करके रखना चाहिए? ऑप्शन ए 6 आवर्स, ऑप्शन बी 12 आवर्स, ऑप्शन सी 1 आवर, ऑप्शन डी 28 आवर्स। डायफ्राम जो है एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे हम वेजाइना से इंसर्ट करके सर्विक्स के ऊपर इस प्रकार से फिक्स कर देते हैं, और
इंटरकोर्स करने के बाद जो स्पर्म आते हैं वो इसकी प्रेजेंस की वजह से सर्विक्स में अंदर जा नहीं पाते और कॉन्ट्रासेप्शन इफेक्ट क्रिएट होता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। याद रखिएगा, फॉर प्रॉपर इफेक्ट ऑफ डायफ्राम contraception we must leave it in place for 6 hours minimum after intercourse। इंटरकोर्स के बाद कम से कम 6 घंटे तक डायफ्राम को इसकी सही जगह पर रखना जरूरी है फॉर द कॉन्ट्रासेप्शन इफेक्ट। ऑप्शन ए करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, during a dressing change, inspection of wound reveals that what appears to be reddish pink tissue in the wound. The nurse interpret this as, एक पेशेंट जिसकी घाव की पट्टी बदलते समय, ड्रेसिंग चेंज करते समय उस घाव में आपको रेडिश पिंक टिश्यू दिखाई देते हैं, तो इसका क्या मीनिंग है, इसे आप क्या कहेंगे? ऑप्शन ए एक्सुडेट, ऑप्शन बी ग्रेन्युलेशन टिश्यू, ऑप्शन सी स्कार, ऑप्शन डी अ साइन ऑफ इन्फेक्शन। घाव में रेडिश पिंक टिश्यू अगर मौजूद है तो ये क्या कहलाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज कॉल्ड ग्रेन्युलेशन टिश्यू। इट इज कॉल्ड ग्रेन्युलेशन टिश्यू। आइए वन बाय वन इन सभी टर्म्स को जाने। एक्सुडेट का मतलब है इट इज अ फ्लूइड दैट लीक्स आउट ऑफ ब्लड वेसल्स इनटू द नियर बाय टिश्यू। ब्लड वेसल्स से निकलने वाला फ्लूइड जो कि आसपास के टिश्यूज में फैला होता है, एक्सुडेट कहलाता है। नेक्स्ट टर्म आता है ग्रेन्युलेशन टिश्यू। A new connective tissue and microscopic blood vessel that form on surface of wound during the healing process। अगर किसी घाव पर आप हरे लाल रंग के टिश्यूज को, ब्लड वेसल्स को देखते हैं, तो ये हमें बताता है कि इस जगह पर हीलिंग प्रोसेस जो है काफ़ी अच्छे तरीके से हो पा रहा है। So these are the granulation tissue. Reddish pink tissue is a granulation tissue. Next term आती है scar. It is a slug or piece of dead tissue that is cast off from the surface of skin, particularly after a burn injury, but also seen in gangrene, ulcer, fungal infection। जब भी बॉडी के किसी हिस्से पर बर्न इंजरी होती है, गैंग्रीन होता है, अल्सर या फंगल इन्फेक्शन होता है, तो इस इन्फेक्शन में जो हमारी बॉडी स्किन का डेड पार्ट है वो एस्कार कहलाता है। आपने देखा होगा घाव होने पर, चोट लगने पर, गैंग्रीन होने पर या बर्न होने पर जो स्किन का एक हिस्सा होता है वो काफ़ी सख्त हो जाता है, डेड स्किन कहते हैं आप जिसे, वही स्कार कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10, ट्रैकोमा इज अ इन्फेक्शन ऑफ विच ऑर्गन? ट्रैकोमा किस ऑर्गन का इन्फेक्शन है? ए सर्विक्स, बी स्किन, सी ट्रैकिया, डी आई। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। ट्रैकोमा जो है आई डिजीज है। ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 11, a patient comes to clinic with reports of acute pain and loss of vision into the right eye. The adult gerontology primary care nurse practitioner inform patient that these symptoms require। आप एज अ नर्स किसी अडल्ट जीरोंटोलॉजी
डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं और आपके पास अचानक एक ओल्ड पेशेंट आता है जो कि आपसे कहता है कि उसे अचानक राइट आई में सीवियर पेन हुआ और अब वो देख नहीं पा रहा है इस आँख से। एक्यूट पेन एंड लॉस ऑफ विजन इन राइट आई। इस फाइंडिंग के मिलने पर, इस फाइंडिंग के बारे में आपसे बताने पर एज अ नर्स आप इस क्लाइंट को क्या सजेशन देंगे? ऑप्शन ए, इमीडिएट रेफर टू ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। आप इसे इमीडिएटली ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को रेफर करेंगे। ऑप्शन बी, असेस विद स्लिट लैम्प। आप स्प्लिट लैम्प के द्वारा असेसमेंट करेंगे। ऑप्शन सी, एग्जामिनेशन विद ऑटोस्कोप। आप ऑटोस्कोप की मदद से एग्जामिनेशन करेंगे। या फिर ट्रीटमेंट विद सेवरल ऑप्थेल्मोलॉजिक एजेंट। आप ऑप्थेल्मोलॉजिक एजेंट्स के द्वारा इसका इलाज करेंगे। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। हम इस पेशेंट को तुरंत ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास रेफर करेंगे। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का मतलब है आँखों का डॉक्टर। इसके पास तुरंत हमें इसे रेफर करना सबसे प्रायोरिटी रहेगी। यहाँ पर गौर कीजिएगा, ऑटोस्कोप जो है वो ईयर एग्जामिनेशन करने में काम आता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगर पेशेंट आपसे ये कह रहा है कि उसे अचानक आईज में तेज पेन हुआ और उसके बाद उसका विजन लॉस हो गया, यानी वो देख नहीं पा रहा है, तो इसका मतलब है कि जो पेशेंट है उसे कहीं ना कहीं एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा जैसी कंडीशन थी और इसी वजह से उसे ये प्रॉब्लम हुई है। और इस सिचुएशन को हम मेडिकल इमरजेंसी के रूप में मानते हैं और इसके लिए तुरंत इसके स्पेशलिस्ट, जिसे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के नाम से जाना जाता है, उसके पास पेशेंट को रेफर करना सबसे प्रायोरिटी रहेगी। सो सडन एक्यूट पेन विथ लॉस ऑफ विजन may be occur due to acute angle closure glaucoma. Next question, question number 12. Which of the following inventory control method? आपको बताना है इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड का एग्जाम्पल है। ऑप्शन ए, HTL एनालिसिस, FED एनालिसिस। ऑप्शन बी, DRF एनालिसिस, DEL एनालिसिस। ऑप्शन सी, ABC एनालिसिस, VED एनालिसिस। ऑप्शन डी, FED एनालिसिस, LDL एनालिसिस। The right answer is option C. ABC and VED एनालिसिस इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड है। इनके फुल फॉर्म्स को भी आप याद रखिएगा, प्रीवियस एग्जाम में पूछे भी गए हैं। ABC का फुल फॉर्म है ऑलवेज बेटर कंट्रोल, ऑलवेज बेटर कंट्रोल। और VED का मतलब है वाइटल, इसेंशियल एंड डिजायरेबल। याद रखिएगा, इन्वेंट्री कंट्रोल के तो बहुत सारे मेथड्स हैं, लेकिन ये दोनों मेथड काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं, ABC मेथड एंड VED मेथड। ABC मीन्स ऑलवेज बेटर कंट्रोल एंड VED मीन्स वाइटल, इसेंशियल एंड डिजायरेबल। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, what clinical indicator the nurse most likely to identify when taking admission history of a client with right ventricular failure? Select all that may apply. हॉस्पिटल में एक क्लाइंट आपके पास आता है जिसे राइट वेंट्रिकुलर फेलियर है। राइट वेंट्रिकुलर फेलियर कह दीजिए या राइट साइडेड हार्ट फेलियर कह दीजिए। इस पेशेंट में आपको इन पांचों में से कौन कौन सी
फाइंडिंग देखने को मिल सकती हैं, इसे आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए एडिमा, ऑप्शन 2 वर्टिगो, ऑप्शन 3 पॉलीयूरिया, ऑप्शन 4 डिस्पनिया, ऑप्शन 5 पाल्पिटेशन। राइट वेंट्रिकुलर फेलियर होने पर कौन सी फाइंडिंग्स आपको पेशेंट में देखने को मिलेंगी? The right answer is ऑप्शन 1 एंड 4। हमें पेशेंट में एडिमा और डिस्पनिया जैसी फाइंडिंग देखने को मिलेंगी। आइए इनके एक्सप्लेनेशन को जान लेते हैं। सबसे पहले हम पॉइंट 1 की बात करेंगे, जिसके अनुसार हार्ट फेलियर इज द फेलियर ऑफ द हार्ट टू पंप एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ब्लड अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द बॉडी, resulting into the backward buildup of pressure into the venous system। हार्ट फेलियर की डेफिनेशन ये है कि जब हमारा हार्ट बॉडी की डिमांड के अकॉर्डिंग बॉडी को ब्लड सप्लाई ना पहुंचा पाए तो उस कंडीशन को हार्ट फेलियर के नाम से जाना जाता है। हार्ट बॉडी को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचा पा रहा है, ये कंडीशन हार्ट फेलियर कहलाती है। हार्ट फेलियर होने पर हमारा जो वीनस सिस्टम है उसमें ब्लड का कलेक्शन होने लगता है, बिल्डअप होने लगता है, और इसी की वजह से एडिमा, एसाइटिस, हिपैटोमेगैली, टैकीकार्डिया, डिस्पनिया और फैटीग जैसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ऑप्शन 1 में हमने सेलेक्ट किया था कि हार्ट फेलियर होने पर एडिमा डेवलप होगी, जो कि बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ऑप्शन 2 में दिया गया था वर्टिगो। वर्टिगो का मतलब होता है डिजीनेस या चक्कर आना। ये कंडीशन राइट वेंट्रिकुलर फेलियर या हार्ट फेलियर में नहीं देखी जाती। ऑप्शन 3 में कहा गया था पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का मतलब होता है एक्सेस यूरिन प्रोडक्शन, नॉर्मल से ज़्यादा यूरिन आउटपुट होना। जबकि जब पेशेंट में हार्ट फेलियर होता है तो बॉडी तक प्रॉपर मात्रा में ब्लड नहीं पहुंच पाता, किडनीज तक भी नहीं पहुंच पाएगा। तो किडनी तक अगर ब्लड ही प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगा तो किडनी यूरिन का फॉर्मेशन कैसे कर पाएंगी? तो यहाँ पर पॉलीयूरिया ना होकर यूरिन आउटपुट की कमी हो जाती है, लेस यूरिन आउटपुट देखा जाता है, इसलिए ये ऑप्शन गलत माना जाएगा। हमने देखा था कि बॉडी में हार्ट के आसपास, लंग्स के आसपास जो एक्सेसिव फ्लूइड है वो रुकने लगा है, बिल्डअप होने लगा है। इसकी वजह से रेस्पिरेशन में भी पेशेंट को डिफ़िकल्टी फील होगी, यानी डिस्पनिया होगा। तो ऑप्शन 4 सही माना जाएगा। ऑप्शन 5 में है पाल्पिटेशन। पाल्पिटेशन का मतलब होता है हार्ट का एबनॉर्मली बहुत ही तेज़ी से, बहुत ही हार्डली बीट करना। ये सिचुएशन हार्ट फेलियर में नहीं देखी जाती, बल्कि अगर किसी क्लाइंट में कोरोनरी आर्टरी इनसफिशिएंसी या इंफ्रैक्शन जैसी कंडीशन डेवलप हो रही है तो वहाँ पर पाल्पिटेशंस देखे जाते हैं। सो ऑप्शन 1 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। Question number 14. The ability of human body to protect itself from pathogens is known as। ह्यूमन बॉडी की वह क्षमता जो उसे हानिकारक या रोग पैदा करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन ए सिक्रीशंस ऑफ हॉर्मोन्स, ऑप्शन बी हाइपर सेंसिटिविटी, ऑप्शन सी लोकोमोशन, ऑप्शन डी इम्यूनिटी। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी इम्यूनिटी। याद रखिएगा, हमारी बॉडी पैथोजन से खुद को बचाती है बाय द हेल्प ऑफ इम्यूनिटी। क्वेश्चन नंबर 15. Therapeutic role of morphine into pharmacological management of MI।
मायोकार्डियल इंफ्राक्शन में मॉर्फिन क्यों दिया जाता है, इसे आपको बताना है। ऑप्शन ए फॉर द पेन रिलीफ, ऑप्शन बी इंक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू मायोकार्डियम, ऑप्शन सी इंक्रीज कोरोनरी आर्टरी वैसोडाइलेशन, ऑप्शन डी, ऑप्शन बी एंड सी बोथ। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। यहाँ पर मायोकार्डियल इंफ्राक्शन होने पर मॉर्फिन देने का सबसे बड़ा कारण है कि हार्ट की जो मायोकार्डियम लेयर है वहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाना, और ऑक्सीजन सप्लाई को बढ़ाने के लिए जो कॉर्नरी आर्टरीज हैं उन्हें डायलेट कराना आवश्यक है। तो इन दोनों ही रीज़न से मॉर्फिन सल्फेट दिया जाता है। कॉर्नरी आर्टरी हार्ट को ब्लड सप्लाई पहुंचाती हैं और मॉर्फिन सल्फेट के द्वारा इनके साइज को बढ़ा दिया जाता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड वहां पहुंच सके। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। Pain relief into MI by morphine sulfate causes increased oxygen supply to myocardium due to coronary artery vasodilation because pain may cause spasm of muscles. Take a screenshot for your revision. Next question, question number 16. The power which is exercised because of appointment to a higher position is referred as। किसी भी संस्था में, किसी भी डिपार्टमेंट में हायर पोजीशन पर बैठा व्यक्ति कुछ विशेष प्रकार की पावर्स रखता है। इन पावर्स को आप क्या कहेंगे? ऑप्शन ए एक्सक्लूसिव पावर, ऑप्शन बी एक्सपर्ट पावर, ऑप्शन सी रिवार्ड पावर, ऑप्शन डी रेफरेंट पावर। The right answer is option A, it is called exclusive power। याद रखिएगा, एक्सक्लूसिव पावर का मतलब होता है किसी एक व्यक्ति के पास पाई जाने वाली विशेष पावर जिससे वो बड़े डिसीजंस ले सकता है, और ये विशेष पावर जो कंपनी में सबसे सुप्रीम होता है, किसी संस्था में जो सबसे हायर पोस्ट पे होता है, सिर्फ उसी पर्सन के पास होती है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ क्लाइंट विथ कैंसर डेवलप्स xerostomia. The nurse can help alleviate the discomfort associated with xerostomia by। एक कैंसर पेशेंट की केयर के दौरान आप उस पेशेंट को ज़ीरोस्टोमिया के कारण हो रहे डिस्कम्फर्ट को दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं? ऑप्शन ए ऑफरिंग हार्ट कैंडी, ऑप्शन बी एडमिनिस्ट्रिंग एनाल्जेसिक मेडिसिन्स, ऑप्शन सी स्प्लिटिंग swollen joints, ऑप्शन डी प्रोवाइडिंग saliva substitute। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। हम इस पेशेंट को सलाइवा सब्सटीट्यूट प्रोवाइड करके इसके डिस्कम्फर्ट को दूर कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं एग्जैक्टली ज़ीरोस्टोमिया का मीनिंग क्या होता है। ज़ीरोस्टोमिया का मतलब होता है ड्राई माउथ, एंड ऑफरिंग अ क्लाइंट सलाइवा सब्सटीट्यूट विल हेल्प द मोस्ट। पेशेंट का मुंह सूख रहा है, इस कंडीशन को आप ज़ीरोस्टोमिया के नाम से जानते हैं। अब इस पेशेंट को आपने कोई सलाइवा सब्सटीट्यूट दे दिया जिससे कि उसकी ओरल म्यूकोसा मॉइस्ट हो जाएगी, तो यहाँ पर ये इंटरवेंशन सबसे एप्रोप्रिएट माना जाएगा। अगर आप इस पेशेंट को हार्ड कैंडी देते हैं तो इस कैंडी को खाने के कारण उसकी जो ओरल म्यूकोसा है वो इरिटेट होगी और वहाँ पर कट्स आ सकते हैं। इसके अलावा एनाल्जेसिक्स मेडिसिन्स देने से यहाँ पर कोई भी रिलीफ नहीं होगा
और स्वेलन जॉइंट्स को स्प्लिटिंग यहाँ पर हेल्पफुल नहीं है. सो प्रोवाइडिंग सलाइवा सब्स्टिट्यूट हेल्प्स टू relieve the xerostomia condition. Next question. A home health nurse is making preparation for morning visits. Which one of the following clients should the nurse visit first? एक होम हेल्थ नर्स अपने सभी पेशेंट्स के घर मॉर्निंग विजिट पर जाने की प्लानिंग कर रही है. नीचे बताए ऑप्शंस में से उस पेशेंट को सेलेक्ट कीजिए जिसके पास मॉर्निंग विजिट के लिए इस होम हेल्थ नर्स को सबसे पहले जाना जरूरी होगा. ऑप्शन ए, अ क्लाइंट विद ब्रेन अटैक विद ट्यूब फीडिंग. ऐसा पेशेंट जिसे स्ट्रोक हुआ है और ट्यूब फीडिंग चल रही है. ऑप्शन बी, अ क्लाइंट विद कंजेस्टिव हार्ट फेलियर कंप्लेनिंग ऑफ नाइट टाइम डिस्पनिया. एक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का पेशेंट जिसे रात में डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो रही हो. ऑप्शन सी, अ क्लाइंट विद थोरैकोटॉमी 6 months अगो. 6 महीने पहले क्लाइंट को थोरैकोटॉमी की गई है. या फिर ऑप्शन डी, अ क्लाइंट विद पार्किंसंस डिजीज. पार्किंसन डिजीज के पेशेंट के घर. इन चारों में से किस पेशेंट को सबसे पहले अटेंड करना ज़्यादा ज़रूरी होगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी. यहाँ पर डिस्पनिया वर्ड पर आपको गौर करना है. हमेशा याद रखिएगा जब भी इस प्रकार के प्रायोरिटी वाले क्वेश्चंस आपको पूछे जाएं तो उसमें नंबर 1 प्रायोरिटी या हाईएस्ट प्रायोरिटी पे हमेशा आप एयरवे को रखेंगे. एयरवे को रखेंगे या फिर रेस्पिरेशन को रखेंगे. अगर रेस्पिरेशन से संबंधित कोई भी ऑप्शन आपको मिले तो हमेशा उसे प्रायोरिटी देंगे. यहाँ पर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का पेशेंट है और रात में इसे डिस्पनिया हो रहा था, यानी इसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी. तो ये पेशेंट सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे रहेगा. इसे चेक करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहेगा. सो इस होम हेल्थ नर्स को सबसे पहले इसी क्लाइंट को अटेंड करना सही होगा. ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर. क्वेश्चन नंबर 21. A client is admitted with the diagnosis of possible myocardial infarction and a series of diagnostic tests is ordered. Which blood level should the nurse expect will increase first if this client has had a myocardial infarction? एक पेशेंट जो कि हॉस्पिटल में सस्पेक्टेड मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन या हार्ट अटैक के कंप्लेन के साथ आता है, इस पेशेंट में आप कौन सा ब्लड टेस्ट करवाएंगे जो कि इस डायग्नोसिस को कंफर्म करता हो? आपको इन चारों बताए ऑप्शंस में से उस मार्कर को सेलेक्ट करना है जो कि मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन या हार्ट अटैक होने पर सबसे पहले ब्लड में बढ़ता है. ऑप्शन ए ALT, ऑप्शन बी AST, टोटल LDH या फिर ट्रोपोनिन T. इन चारों में से कौन सा मार्कर ब्लड में सबसे पहले MI होने पर बढ़ा हुआ मिलेगा, ये आपको बताना है. द राइट आंसर इज ऑप्शन 4. ट्रोपोनिन T जो है हार्ट अटैक आने पर आपको इन सभी की तुलना में सबसे पहले बढ़ा हुआ मिलेगा. आइए वन बाय वन इन सभी को डिस्कस कर लें. ट्रोपोनिन T हैज़ अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरली हाई स्पेसिफिसिटी विथ अ मायोकार्डियल सेल इंजरी. इन चारों ऑप्शंस में से अगर हम ट्रोपोनिन T की बात करें तो ये मायोकार्डियल सेल इंजरी होने पर सबसे ज़्यादा ब्लड में पाया जाएगा.
Cardiac troponin level elevate sooner and remain elevated longer than many of other enzymes that reflect the myocardial injury. ट्रोपोनिन जो है हार्ट अटैक आने के बाद सबसे पहले ब्लड में बढ़ता है और ज़्यादा समय तक बढ़ा हुआ रहता है। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ट्रोपोनिन जो है दो प्रकार का होता है, ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी। इन दोनों ही मार्कर्स में से आपसे पूछा जाए कि बेस्ट कौन सा है हार्ट अटैक को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो आप कहेंगे ट्रोपोनिन आई जो है मोस्ट स्पेसिफिक मार्कर माना जाता है जो कि हार्ट अटैक को डिनोट करता है। इसके अलावा यहाँ पर बताए गए ALT और AST जो मार्कर्स हैं, ये दोनों ही मुख्य रूप से लीवर में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं और इनका बढ़ा हुआ लेवल लीवर में आ रही किसी प्रॉब्लम को बताता है। ALT और AST भी हार्ट में पाए जाते हैं लेकिन इनकी मात्रा बहुत ही कम होती है, सो इन्हें हम स्पेसिफिक नहीं मान सकते। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेडिकेशन should the nurse expect the healthcare provider to order for a client diagnosed with arterial occlusive disease? अगर किसी पेशेंट को आर्ट्रियल ऑक्लूसिव डिजीज़ है तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर के द्वारा इसे कौन सी मेडिसिन दी जा सकती है? ऑप्शन ए, एन एंटीकोगुलेंट मेडिकेशन। ऑप्शन बी, an antihypertensive medicine. Option C, an antiplatelet medication. Option D, a muscle relaxant. आर्टीरियल ऑक्लूसिव डिजीज होने पर द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, एंटी प्लेटलेट मेडिकेशंस यहाँ पर दी जा सकती हैं। एंटी प्लेटलेट मेडिकेशंस का काम है प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोककर वहाँ पर क्लॉट फॉर्मेशन को रोका जाए। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल ब्लड वॉल्यूम अ न्यूबॉर्न एट बर्थ इज। जन्म के समय न्यूबॉर्न बेबी में कितना ब्लड वॉल्यूम होता है? 80 ml पर kg, 100 ml पर kg, 125 ml पर kg या 150 ml पर kg? प्रीवियस एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, 80 ml पर kg। न्यूबॉर्न बेबी के अंदर 80 ml पर kg के आसपास ब्लड वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम रिलीज्ड बाय स्पर्म विच अलाउज पेनिट्रेशन ऑफ ओवम इज कॉल्ड। जब फर्टिलाइजेशन होता है तो स्पर्म के द्वारा कौन सा एंजाइम का सिक्रीशन करके ओवम को पेनिट्रेट करवाया जाता है जिससे कि जेनेटिक कंटेंट का फ्यूजन हो सके, फर्टिलाइजेशन हो सके? ऑप्शन ए, एमाइलेज। ऑप्शन बी, हाइलुरोनिडेज। ऑप्शन सी, लाइपेज। ऑप्शन डी, ट्रिप्सिन। किस एंजाइम के द्वारा ओवम पेनिट्रेट किया जाता है? The right answer is option B, हाइलुरोनिडेज के द्वारा स्पर्म ओवम को पेनिट्रेट करके एंट्री लेता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, which following method can be used to identify training needs except? इन चारों में से आपको उस मेथड को आइडेंटिफाई करना है जो कि ट्रेनिंग नीड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्पफुल नहीं है।
ऑप्शन ए प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, एम्प्लॉय सर्वेज। The right answer is ऑप्शन सी। जॉब डिस्क्रिप्शन जो है वो ट्रेनिंग नीड्स को नहीं बताता। इसके अलावा प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, जॉब एनालिसिस, एम्प्लॉय सर्वेज ये सभी ट्रेनिंग नीड्स को बताते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट। Which of the following data indicates whether high quality care is being maintained? किसी भी हॉस्पिटल में हाई क्वालिटी केयर दी जा रही है या नहीं, इस चीज़ को एश्योर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए ऑडिट, ऑप्शन बी क्वालिटी इंडिकेटर्स, ऑप्शन सी क्वालिटी एश्योरेंस, ऑप्शन डी की इंडिकेटर्स। The right answer is option B, quality indicators। क्वालिटी इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि हाई क्वालिटी केयर दी जा रही है या नहीं। नेक्स्ट, which type of patient assignment need specific personnel? किस प्रकार की पेशेंट असाइनमेंट नीड पर्सोनल पर निर्भर करती है? ऑप्शन ए पेशेंट मेथड, ऑप्शन बी फंक्शनल मेथड, ऑप्शन सी टीम मेथड, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। याद रखिएगा, जब हम पेशेंट केयर का फंक्शनल मेथड इस्तेमाल करते हैं तब हम स्पेसिफिक काम के लिए स्पेसिफिक पर्सन को अपॉइंट करते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट, विच कमिटी वाज सेट अप टू सी द जनरल कंडीशन ऑफ नर्सेज? नर्सेज की जनरल कंडीशन को असेस करने के लिए कौन सी कमिटी बनाई गई थी? हाई पावर कमिटी, बोर कमिटी, मुदेलियर कमेटी या फिर मुखर्जी कमेटी? द राइट आंसर इज हाई पावर कमेटी। हाई पावर कमेटी नर्सेस की जनरल कंडीशन को आइडेंटिफाई करने के लिए बनाई गई थी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, what is the approx total population of India as previous data 2011 census? 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत की लगभग आबादी कितनी थी? ऑप्शन ए 121 करोड़, ऑप्शन बी 150 करोड़, ऑप्शन सी 160 करोड़, ऑप्शन डी 180 करोड़। राइट आंसर इज ऑप्शन ए 121 करोड़ अप्रॉक्स। 2011 में हुई जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ थी और इस समय यानी 2022 की शुरुआत में लगभग भारत की जनसंख्या 135 करोड़ के आसपास है। याद रखिएगा, भारत में पहली जनगणना 1881 में शुरू हुई थी और जनगणना जो है हर 10 साल में एक बार करवाई जाती है। Question number 30, which of the following is the process by which the manager assigns specific duties? किस प्रोसेस के द्वारा किसी कंपनी या डिपार्टमेंट का हेड या मैनेजर
दूसरे सभी लोगों को स्पेसिफिक ड्यूटीज देता है? ऑप्शन ए कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन, डेलीगेशन, सुपरविजन। मैनेजर के द्वारा हर आदमी को एक स्पेसिफिक काम देना क्या कहलाता है? सिंपली आपको ये बताना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इट इज कॉल्ड डेलीगेशन। डेलीगेशन प्रोसेस के द्वारा एक मैनेजर अदर स्टाफ या अदर पर्सनल्स को स्पेसिफिक टास्क असाइन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल अंडर द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 was launched in। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत आने वाला बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 1990 में, 1986 में, 1995 में, 1998 में? The right answer is option D. बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल 1998 में लॉन्च किया गया था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये रूल काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 32, विच रिलेशनशिप डज द नर्स कंसीडर रिफ्लेक्टिव ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ नैलोक्सोन टू मॉर्फिन सल्फेट? नीचे बताए ऑप्शंस में से उस ऑप्शन को सेलेक्ट करें जो कि उसी प्रकार एक दूसरे से रिलेटेड हैं जैसे कि नैलोक्सोन और मॉर्फिन सल्फेट। ऑप्शन ए एस्प्रिन टू वारफेरिन, ऑप्शन 2 एमोक्सिलिन टू सिस्टेमिक इन्फेक्शन, ऑप्शन 3 प्रोटामीन सल्फेट टू पैरेंटल हिपेरिन, ऑप्शन 4 एनोक्साप्रिन टू डेल्टा प्रिन। द राइट आंसर इज ऑप्शन 3। यहां पर गौर कीजिएगा, मॉर्फिन सल्फेट की ओवरडोज या टॉक्सिसिटी होने पर इसके इफ़ेक्ट्स को मैनेज करने के लिए एंटीडोट के रूप में नैलोक्सोन दिया जाता है। नैलोक्सोन को आप नारकेन के नाम से भी जानते हैं। ये सेम रिलेशनशिप ऑप्शन 3 के द्वारा शो की जा रही है। जब भी किसी पेशेंट को हम हिपेरिन ड्रग देते हैं और अगर इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए या एडवर्स इफेक्ट आने लगे तो इसे मैनेज करने के लिए एंटीडोट के रूप में हम प्रोटामीन सल्फेट देते हैं। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट हियर। ऑप्शन 1 में बताया गया है एस्प्रिन और वारफेरिन, ये दोनों ही कोगुलेशन में इंटरफेयर करते हैं। सो ये ऑप्शन सही नहीं है। एमोक्सिलिन टू सिस्टमिक इन्फेक्शन, सिस्टमिक इन्फेक्शन किसी प्रकार की ड्रग नहीं है, इस वजह से इसे भी हम सही नहीं मान सकते। ऑप्शन 4 में बताए गए एनोक्साप्रिन और डेल्टाप्रिन दोनों ही लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन के एग्जाम्पल हैं। सो ये भी ऑप्शन गलत माना जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरास्मस एंड क्वाशियोर्कर are both diseases occurring in infants due to deficiency of which nutrient? किस न्यूट्रिएंट की कमी के कारण इन्फेंट्स में मेरास्मस और क्वाशियोर्कर डिजीज हो सकते हैं? ऑप्शन ए मिनरल्स, वाटर, विटामिन या फिर प्रोटीन एंड कैलोरीज। The right answer is option D, protein and calories. Marasmus is a disease due to deficiency of calories and energy. Marasmus जो डिजीज़ है वो कैलोरी और एनर्जी की कमी से होता है, जबकि
क्वाशियोर्कर डिजीज़ जो है वो प्रोटीन की कमी के कारण होने वाला डिजीज़ है। प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन डिजीज़ के अंदर ही हम मेरास्मस और क्वाशियोर्कर डिजीज़ को रखते हैं। मेरास्मस डिजीज़ के अंदर प्रोटीन और कैलोरीज दोनों की कमी होती है, जबकि क्वाशियोर्कर डिजीज़ में सिर्फ प्रोटीन की डेफिशिएंसी देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 35, which of the following tumor marker is used for the diagnosis of ovarian germ cell tumor? ओवेरी में जर्म सेल ट्यूमर है या नहीं, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा ट्यूमर मार्कर इस्तेमाल किया जाता है? CA-125, SCC, LDH या फिर TAG-72? The right answer is option A, CA-125. स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा यानी SSC ट्यूमर मार्कर, इसका इस्तेमाल सर्वाइकल कैंसर को आइडेंटिफाई करने में किया जाता है। ट्यूमर एसोसिएटेड ग्लाइकोप्रोटीन 72, जिसे TAG-72 के नाम से जानते हैं, ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि कई कैंसर सेल्स की सरफेस पे पाया जाता है, जिसमें ओवरी, ब्रेस्ट, कोलोन, लंग और पैंक्रियाटिक कैंसर शामिल हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36, रिलीज ऑफ फीलिंग दैट टेक्स प्लेस बाय टॉकिंग अबाउट द इमोशनली चार्ज्ड एरिया इज कॉल्ड। अगर कोई व्यक्ति किसी पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर इमोशनली काफ़ी ज़्यादा चार्ज्ड रहता है, तो उस पर यदि हम बात करते हैं तो ये क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए क्लैरिफिकेशन, ऑप्शन बी एब्रिएक्शन, ऑप्शन सी सजेशन, ऑप्शन डी एक्सप्लोरेशन। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, इट इज कॉल्ड एब्रिएक्शन। किसी भी पर्सन के द्वारा इमोशनली चार्ज्ड एरिया पर अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना या उसके बारे में बात करना एब्रिएक्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कम्युनिकेशन टेक्निक यूज्ड फॉर द क्लाइंट हु इज कंफ्यूज्ड एंड टॉकिंग अबाउट मैनी थिंग्स एट अ टाइम। उस पेशेंट के साथ आप किस कम्युनिकेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बात करना चाहेंगे जो एक ही समय पर कई सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहा हो? ऑप्शन ए यूज़ ओपन एंडेड क्वेश्चंस, ऑप्शन बी फोकसिंग, ऑप्शन सी यूज़ ऑफ साइलेंस, नेक्स्ट यूज़ ऑफ टच। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, हम इस पेशेंट को फोकस कम्युनिकेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बात करना चाहेंगे। फोकसिंग इज थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन टेक्निक यूज्ड इनटू अ क्लाइंट हु इज मूविंग रैपिडली फ्रॉम वन थॉट टू अनदर। जब कोई पेशेंट किसी एक विचार से दूसरे विचार पर बहुत ही तेजी से मूव करता है तो उसे हम फोकस्ड कम्युनिकेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बात करना चाहेंगे, कम्युनिकेट करना चाहेंगे। Question number 38. The recording of conversation between the nurse and patient in psychiatric setup is termed as। किसी नर्स और पेशेंट के बीच में साइकाइट्रिक सेटअप में क्या बातचीत हुई, इसकी रिकॉर्डिंग करना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन, ऑप्शन बी इंटरव्यू टेक्निक, ऑप्शन सी प्रोसेस रिकॉर्डिंग, ऑप्शन डी केस स्टडी। The right answer is option C, it is called process recording. Process recording is a recording of conversation during the interaction or interview between the nurse and patient in psychiatric setup with the nurse interference. साइकाइट्रिक सेटअप में नर्स और पेशेंट के बीच
इंटरेक्शन और इंटरव्यू की बातचीत की रिकॉर्डिंग प्रोसेस रिकॉर्डिंग कहलाता है। सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को इंक्लूड किया है। होपफुली ये आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए फॉर नर्सेस प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। बेस्ट ऑफ लक।